Hello everyone, welcome to Vidyanand Online. So, this is day one of the crash course. So, are you excited? Yes, I am very much excited because अभी तक क्या हुआ था, मैंने 1 वीक में आप लोगों के लिए 1, 2 या मैक्सिमम 3 वीडियोस अपलोड की थी. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड ईच वीडियो एवरी डे एंड आई एम गोइंग टू अपलोड इट फॉर 45 days. But yes, I'm sure we're gonna do it. हम होंगे कामयाब. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सबसे पहला आज हम क्या करेंगे, डे वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है ये केमिस्ट्री के अंदर आता है, राइट. और इसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हमेशा ही आ जाते हैं एग्जाम में. तो अगर आप देखो यहाँ पे इस चैप्टर का अगर हम एनालिसिस करें तो इसमें क्या क्या है, टॉपिक्स केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशंस ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब कि व्हाई डू वी बैलेंस द इक्वेशन. तो बैलेंसिंग के ऊपर जो क्वेश्चन है अगर आप देखें, सो 2020 में आप अगर देखो कि 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है इस टॉपिक से और 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आया हुआ है इस टॉपिक से. ठीक है, 2019 में अगर आप देखो तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे आया है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टॉपिक्स भी हैं. उनमें से क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में 3 मार्क्स का. बात करें 2018 में अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क्स का. तो हम मान के चलते हैं कि 3 to 4 मार्क्स का वेटेज रहता है इस चैप्टर का, विच इज़ नॉट लेस, राइट. एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ओके, सो सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं कि चेंज क्या होता है. तो अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो फर्स्ट जो अगर आप पेज देखोगे तो उसमें चेंज के बारे में ही है कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस है जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं. ठीक है, तो चेंज की अगर हम बात करें तो 2 तरीके के चेंज होते हैं. फिजिकल चेंज, तो बात करते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है. तो फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें आपका कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. सो इसमें आप क्या ऑब्जर्व करते हो, आप ये देखते हो कि या तो स्टेट में चेंज आया है, वाटर से सॉलिड बन गया या सॉलिड से गैस बन गया, या आप देखते हो कि साइज में चेंज आया है. ठीक है, जैसे आपके पास सपोज एक पेपर है, उसको आपने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया तो साइज छोटे कर दिया, पर है तो वो पेपर ही ना. ठीक है, या फिर आप देखो कि उसके फॉर्म में चेंज आएगा. ठीक है, सो देयर कैन बी चेंज इन स्टेट, साइज और फॉर्म, बट देयर विल बी नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड. तो फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज. तो केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. कैसे? बाय ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. तो हमें पता है कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं या बात करते हैं रिएक्टेंट्स होते हैं, वो कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं. अब ये मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स किससे बने होते हैं? एटम्स से बने होते हैं. अब जब उनके बीच का बॉन्ड टूटता है और वो रीअरेंज करते हैं एक दूसरे को, तो क्या करते हैं, एक डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है एज दैट ऑफ रिएक्टेंट, yeah, as that of the thing which was participating in the reaction. That is why we can say that a chemical change has occurred. So chemical change में क्या होता है, new substance is formed. क्यों फॉर्म होता है? Because there is breaking of bonds between atoms. Breaking of bonds between atoms. अब आपको पता होने चाहिए कि केमिकल चेंज के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें, इट इज़ सारिंग ऑफ मिल्क. आपने देखा होगा कि गर्मियों में अगर रूम टेम्परेचर में हम दूध को रखा है वहीं पे, तो उसमें क्या होता है, वो खट्टा हो जाता है, जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क. ठीक है, मिल्क क्या होता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. वो इसलिए क्योंकि जो मिल्क के अंदर लैक्टोज होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, एंड देयर इज चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन. दैट इज वाई इट इज अ केमिकल चेंज. दूसरी बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड. जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, दैट आर वेरी लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता. तो उसको स्मॉल पार्ट्स में हमें ब्रेक डाउन करना पड़ता है. तो उसमें क्या होता है, जैसे फैट्स अगर हम खा रहे हैं तो वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं. अगर हम प्रोटीन्स खा रहे हैं तो वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सकती है. सो अगेन देयर इज चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन. दैट इज वाई डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. नेक्स्ट बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. ये तो हमें सबको पता है, ठीक है, कि आयरन को अगर हम बहुत देर तक मॉइस्ट
एटमॉस्फेयर में रखते हैं जहाँ पे आपका ऑक्सीजन भी है, वाटर भी है, तो उसमें क्या होता है, आयरन के ऊपर एक लेयर आ जाती है रेडिश ब्राउन कलर की, विच इज़ कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन का जो अपना कॉम्पोजिशन था वो चेंज हो गया क्योंकि उसके ऊपर अब रस्ट आ गया। दैट इज़ वाई रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। अब बात करते हैं फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। तो हमें पता है कि जो अल्कोहल्स बनते हैं ना, वो किससे बनते हैं, ग्रेप्स से बनते हैं। तो जो ग्रेप्स के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल में। अब ग्लूकोज और अल्कोहल ये तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उनकी। दैट इज़ वाई फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स को भी हम क्या बोलेंगे, दैट इट इज़ अ केमिकल चेंज। अब नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। अब दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है रेस्पिरेशन, एक होता है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग तो एक फिजिकल प्रोसेस है क्योंकि उसमें आप ऑक्सीजन ले रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो, कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। बट रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है, इसमें जो ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन से इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अस एनर्जी। दैट इज़ वाई रेस्पिरेशन कम्स अंडर केमिकल चेंज, ठीक है। एक चीज़ और है, कुकिंग ऑफ फूड। तो जो भी हम खाना बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम वी मेक यूज़ ऑफ एडिबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, हम स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी जो हमारा चेंज, मतलब जो खाना कुक्ड जो फूड होता है वो रॉ फूड से डिफरेंट होता है, केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है। तो ये 6 के 6 एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, केमिकल चेंज के, ओके। अब बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो अभी हमने पढ़ा केमिकल चेंज के बारे में, ठीक है। सो ये केमिकल चेंज कौन लेकर आता है, ये केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन लेकर आता है। सो केमिकल रिएक्शंस ब्रिंग्स अबाउट द केमिकल चेंज, ठीक है। इन केमिकल रिएक्शंस अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है देन इट्स रिएक्टेंट्स। अब केमिकल रिएक्शंस में क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंस तो वो होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शंस के अंदर, और कुछ सब्सटेंस वो होते हैं जो रिएक्शन के बाद फॉर्म होकर आते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं दैट इन अ केमिकल रिएक्शन वी हैव रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। और दूसरा होता है प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो फॉर्म होता है दैट इज प्रोडक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोल सकती हूँ कि जिंक इज रिएक्टिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन ऑर्डर टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। तो ये अपने आप में क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है कि मैं ऐसे लिख दूँ कि जिंक ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड gives zinc sulfate and hydrogen gas। अब आप खुद देखो कि इसको लिखना कितना मुश्किल है ना, पूरा लिखना भी। तो ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, इसको लिखना फिर भी इजी है, बट बहुत डिफिकल्ट जो रिएक्शंस होती हैं उनको लिखना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ केमिकल इक्वेशंस। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको जब हम सिंबल्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशन की सबसे सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन हो सकती है वो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस को अगर आप सिंबल्स की हेल्प से डिनोट करो तो वो होगा केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अभी जो पीछे हमने देखा, जिंक रिएक्टिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जिंक रिएक्टिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे मैंने डाइल्यूट लिख दिया, इन ऑर्डर टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनकी स्टेट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिंक कैसा है, इट इज़ इन सॉलिड फॉर्म, तो यहाँ पे मैंने एस लिख दिया सबस्क्रिप्ट में। जो H2SO4 है वो एक्वस फॉर्म में है। जो जिंक सल्फेट बनकर आया है वो अगेन किस फॉर्म में है, एक्वस। और जो हाइड्रोजन है ये एक गैस है, यहाँ ऐसे गैस के लिए एरो यहाँ दिखा दिया, और ये जी, ठीक है। सो इस तरीके से हम फिजिकल स्टेट भी दिखा सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, राइट।
अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की कि अगर हम देखें कि केमिकल रिएक्शन हो रही है तो क्या क्या चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करने को मिलती है, ठीक है। तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि क्या क्या होगा, कि हो सकता है कलर चेंज हो जाए, ठीक है, हो सकता है कि गैस इवॉल्व हो सकता है कि टेम्परेचर में चेंज आ जाए, कि कहीं गर्म हो जाए या फिर ठंडा हो जाए, या फिर हो सकता है कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो, ठीक है, कोई साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी इमिट हो रही हो। तो इस तरीके की अगर कुछ चीज़ें आपको ऑब्जर्व हो रही है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन तो इसका मतलब है कि वो एक केमिकल रिएक्शन है जो बन रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखो मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो आप देखोगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, फिर उसके बाद दिस केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस में। बट ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी इक्वेशंस आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक इक्वेशन मल्टीपल जगह भी यूज़ हो सकती है, बस आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए एग्जाम में कि एक्चुअली में जो ये रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ ये इसमें गैस की फॉर्मेशन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पीछे अगर हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी आप देखो इधर, सो इसमें हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो मैं सेम एज इट इज़ यही रिएक्शन इस्तेमाल कर सकती हूँ इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल समझाने के लिए भी, ठीक है। सो आई कैन राइट जिंक Zn H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। देखो अभी तो ये बिल्कुल बैलेंस्ड इक्वेशन है, मुझे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, पर एग्जाम में अगर आप बैलेंसिंग नहीं करते हो तो आपका हाफ मार्क्स कट होता ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं डिनोट कर सकती हूँ ऐसे एरो बना के, दिस इज। अगर आपको पता है कि कौन सी स्टेट्स हैं तो ऑब्वियसली आप लिख दीजिए, नहीं पता तो यू कैन लीव इट ऑल्सो, उस पर अपना दिमाग मत करिएगा बिकॉज यू हैव द होल पेपर टू कवर, ठीक है। सो इवोल्यूशन ऑफ गैस में ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, इसमें हम ये देखा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अभी आप देखेंगे आगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में भी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब इवॉल्व होती है वो कौन सी रिएक्शन है, आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं चेंज इन कलर, कि कलर का चेंज भी हमें मिलता है, ठीक है। उसके लिए हम बात करते हैं मैग्नीशियम स्ट्रिप वाली बात, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो आपकी स्ट्रिप होती है, मैग्नीशियम एक थोड़ा रिएक्टिव मेटल है, तो जब भी हम उसको यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम उसको रब करते हैं, किससे, वी यूज़ टू रब इट विथ सैंड पेपर, सो दैट मैग्नीशियम जो कि बहुत समय से एयर में रखा है, हो सकता है उसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर आ गई हो, ऑक्साइड लेयर आ गई हो और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका हो। तो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सैंड पेपर से उसको रब करते हैं, ठीक है। तो चेंज इन कलर में हम उसी का ही एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि इसका ये कॉन्सेप्ट भी एनसीईआरटी में है कि वाई डू वी रब मैग्नीशियम स्ट्रिप विद सैंड पेपर बिफोर यूजिंग इट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। सो मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन मतलब का क्या मतलब है कि मैग्नीशियम को आप बर्न कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो ये क्या देता है, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे ये 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो ये मैग्नीशियम है कौन से कलर में है, दिस इज सिल्वरिश वाइट। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कलर्स का ध्यान रखो, कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ कलर्स के ऊपर पूछा जाता है, जो कि हम डिस्कस करेंगे डे 2 में कि कैसे एक क्वेश्चन एक आया हुआ है जो कि कलर के ऊपर है, ठीक है, कि किस किस तरीके से प्रोडक्ट्स के कलर कैसे आए हैं, तो आप कैसे पता लगाओगे कि क्या रिएक्टेंट्स थे। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है, इट इज़ वाइट इन कलर, ठीक है। तो देयर इज चेंज इन कलर एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इट्स अ केमिकल रिएक्शन। थर्ड, अगर हम बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर, तो जैसे ये पहली वाली हमारी इक्वेशन थी, इसको हम चेंज इन टेम्परेचर में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जब जिंक रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से तो जिंक सल्फेट तो बनता ही है, हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होती है, अलॉन्ग विद दिस हीट एनर्जी इज ऑल्सो लिबरेटेड, ठीक है, हीट एनर्जी इज ऑल्सो देयर। अगर आप थर्मोमीटर डालेंगे तो आप देखोगे देयर इज राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, तो हीट एनर्जी इज ऑल्सो लिबरेटेड, दैट इज वाई जब आप बीकर को टच करोगे तो आपको हॉट लगेगा वो। सो चेंज इन टेम्परेचर में हम सेम यही वाला एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है,
एक सॉलिड सब्सटेंस जो बनता है रिएक्शन के समय में और वो सेटल कर जाता है डाउन, ठीक है। तो जितने भी आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, मैक्सिमम, आई एम नॉट सेइंग ऑल, मैक्सिमम में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जो रिएक्शन मैं यहाँ लिख रही हूँ, यही रिएक्शन आप आगे डबल डिस्प्लेसमेंट में भी यूज़ करने वाले हो। तो इसमें बेरियम क्लोराइड व्हेन रिएक्टिंग विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो कॉपर सल्फेट कैसा होता है, इट इज़ ब्लू इन कलर, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लू विट्रियॉल। और जो बेरियम क्लोराइड है दैट इज़ कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इनमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स होते हैं और ये क्या बनता है, इट इज़ BaSO4 और दिस इज CuCl2 कॉपर क्लोराइड। अब जो ये बेरियम सल्फेट है ये प्रेसिपिटेट है जिसको हम डाउनवर्ड्स एरो से डिनोट करेंगे एंड दिस इज अ वाइट कलर प्रेसिपिटेट, ओके। सो ये एग्जाम्पल आपका डबल डिस्प्लेसमेंट में भी यूज़ हो सकता है, यहाँ पे भी है, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ बहुत लेंथी में पढ़नी हो तो मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छी वीडियोस बना रखी हैं इन माय सेक्शन ऑफ केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। आप गो थ्रू कर सकते हो उसको फॉर डिटेल अंडरस्टैंडिंग, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट, चेंज इन स्टेट। अभी क्या होता है, अगर आप देखो जो आपका कैंडल होती है, कैंडल इज अ वैक्स, वैक्स को जब आप बर्न करते हो तो क्या होता है, वो मेल्ट होते होते छोटी छोटी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, बेसिकली क्या होता है, वैक्स जो है वो कन्वर्ट हो रही है गैस में। कौन सी गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कुछ वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है। सो वैक्स जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है, इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस along with the formation of water vapors. So ये जो है ये आपका क्या है, कंप्लीट जो रिएक्शन है वो चेंज इन स्टेट को डिनोट करता है, ठीक है। ये सब आप ज़रूरत नहीं है आप लिखो भी, आप लिखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिविजन भी हो जाएगा साथ के साथ। अदरवाइज ये सब मैं आपको PDF में देने वाली हूँ, ओके। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो हमें पता है, अब तक तो हमें सब कुछ पता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, ये सब रिएक्शंस हमारे कोर्स में हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो ये वाला जो कैटेगराइजेशन है वो डिपेंडेंट है कि जो हमारे रिएक्टेंट है वो कैसा है, ठीक है। तो कभी हो सकता है कि रिएक्टेंट में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट हो और आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हो, तो वो किस तरीके की रिएक्शन होगी। कुछ रिएक्शन में हो सकता है कि रिएक्टेंट में बहुत सारे रिएक्टेंट से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। हो सकता है कि आपके पास एक कंपाउंड है और एक स्ट्रॉन्ग मेटल है, या तो उसमें क्या होगा। तो इसी तरीके से हमने इसको कैटेगराइज कर रखा है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कि कैसे रिएक्टेंट्स है और कैसे प्रोडक्ट्स बन के आएंगे। तो सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन कर रहा है, कुछ चीज़ जुड़ रही है। तो रिएक्टेंट्स में आपके मोर देन 2 आपके रिएक्टेंट्स हो सकते हैं रिएक्टेंट साइड पे, और वो सब कंबाइन करेंगे इन ऑर्डर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इसलिए ये क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जनरली, आई एम नॉट सेइंग एवरी टाइम, जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपकी हीट एनर्जी लिबरेट होती है, आपकी हीट एनर्जी निकलती है, दैट इज़ वाई इट इज़ एक्सोथर्मिक। सो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हम पढ़ेंगे सेपरेटली, पर बता रही हूँ मैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर मोस्टली एक्सोथर्मिक, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये असर्शंस और रीजंस में आ सकता है ये वाला। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, A + B अगर ये कंबाइन कर रहे हैं और ये आपको AB दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपके मल्टीपल रिएक्टेंट्स हो सकते हैं पर प्रोडक्ट आपका एक सिंगल फॉर्म होगा, ओके। जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, अगर ये कंबाइन कर रही है, इट इज़ फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे अगेन मल्टीपल आपके रिएक्टेंट है और सिंगल आपका प्रोडक्ट बन के आ रहा है, ठीक है। सो ये एक एग्जाम्पल है। अब इसमें भी क्या होता है, जब ये रिएक्शन होती है तो आपकी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सेकेंड, अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो वाटर का फॉर्मेशन जिसमें हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से इन ऑर्डर टू फॉर्म H2O, ठीक है। तो ये 2 लगाया, यहाँ पे ये H4 हो गए और ये फिर यहाँ पे 2 लगाना पड़ा। देखो बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाई डू यू नीड टू बैलेंस द इक्वेशन, तो ये बैलेंस द इक्वेशन इन ऑर्डर टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। जितने एटम्स
ऑफ एन एलिमेंट आपके रिएक्टेंट के साइड में होंगे, उतने ही आपकी एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आपके प्रोडक्ट के साइड होने चाहिए. कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ क्विकलाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्विकलाइम अगर रिएक्ट कर रहा है किससे, वाटर से, ठीक है. तो बेसिकली ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये वाइट वॉशिंग का कॉन्सेप्ट है कि जब हम व्हेन वी वाइट वॉश, तो उसमें क्या करते हैं हम, क्विकलाइम का इस्तेमाल करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, CaO, ठीक है. सो क्विकलाइम में जब हम वाटर डालेंगे, धीरे धीरे करके वाटर डालेंगे, तो आप देखोगे कि जो आपका ड्रम है जिसमें आपने क्विकलाइम रखा तो वो बहुत गर्म हो गया, ठीक है. और क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है इससे, विच इज स्लेक्ड लाइम, SLAKED, स्लेक्ड लाइम. और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस, ठीक है. तो अगेन यहाँ देखो, यहाँ पे आपके पास 2 रिएक्टेंट है और सिंगल एक प्रोडक्ट बन के आया है. हीट एनर्जी कोई प्रोडक्ट नहीं है, मतलब उसको हम निगलेक्ट करेंगे, ठीक है. हम जो मेन आपका प्रोडक्ट बन के आया है, दैट इज स्लेक्ड लाइम, ठीक है. नाउ लेट मी टेल यू दैट दिस रिएक्शन इज हाईली विग्रस, बहुत ज़्यादा विग्रस रिएक्शन होती है, और इसलिए हमें इसको बहुत सेफली करना होता है. प्लस अब जब आपकी स्लेक लाइम की लेयर आप इफ़ यू यूज इन वाइट वॉशिंग, तो उसके बाद क्या होता है, इन 2 or 3 days इट रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर. सो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये किससे रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर. ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, कभी ऑक्सीजन लिख लो आप लोग. इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑर्डर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट. तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, और ये किस तरीके का होता है, वाइट कलर का होता है, अलॉन्ग विथ फ्यू वाटर वेपर्स. तो अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आता है कि जो वाइट वॉशिंग में जो आपका जो वॉल्स हैं वो वाइट कलर की क्यों हो जाती हैं, बिकॉज वो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट अपने आप में वाइट कलर का होता है, ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की. तो डिकम्पोज मतलब कोई चीज़ जब टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है. अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम स्केलेटन इक्वेशन लिखें, तो सपोज ए भी आपका रिएक्टेंट में है, सो इट विल गिव यू A + B इन प्रोडक्ट, ठीक है. सो अगर आपके पास रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एक ही कंपाउंड है और आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, इट मीन्स दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके. अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए या किसी चीज़ को डिकम्पोज करने के लिए आपको या तो हो सकता है आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, एक्सटर्नल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकती है, या कि हो सकता है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, या फिर वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी हो, ठीक है. सो यहाँ पे ना इसके 3 डिमार्केशंस हैं. डिकम्पोजिशन बाय हीट अलोन, आप हीट का इस्तेमाल कर रहे हो और उसकी हेल्प से डिकम्पोजिशन कर रहे हो, या फिर आप डिकम्पोजिशन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या फिर आप डिकम्पोजिशन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी. तो ये 3 कैटेगराइजेशन है. अब जो हमारे एग्जामिनर का सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है वो है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स के ऊपर, ठीक है. तो ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है. तो हम ये देखें कि हीट अलोन वाले में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं. देखो, मैं आपको वो वाले एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो NCERT में है और वो उन पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है. अदरवाइज आप रिफ्रेशर्स में देखोगे तो वहाँ पे एम्पल ऑफ एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ ही याद कर सको, राइट. सो हीट अलोन की अगर हम बात करते हैं, उसमें हम बात करते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स की. सो क्रिस्टल्स है, इसका मतलब है उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं. ये आपको नहीं पता है तो अभी हम पढ़ ही लेंगे इसको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, अदरवाइज आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं उसके ऊपर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर. सो FeSO4.7H2O, दिस इज फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, ओके. अब फेरस क्यों बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आयरन की 2 वैलेंसीज होती हैं, एक तो +3 एक +2, ठीक है. अगर हम +2 की बात करते हैं तो हम फेरस के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है. सो इट इज़ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स. इसको अगर हम हीट करेंगे, ठीक है, तो इनिशियली ये कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं. दैट इज़ वाई वी से ग्रीन विट्रियोल, ठीक है.
अब जब हम इसको हीट करेंगे तो सबसे पहले ये जो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, ये लूज़ हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, FeSO4, और जो ये 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है ये हट जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब जो ये फेरस सल्फेट, जो ये क्रिस्टल, अब ये क्रिस्टल नहीं है, एक तरीके से फेरस सल्फेट का सॉल्ट बन गया। सो ये अब कौन से कलर में है, ये वाइट कलर में है, ठीक है। अब ये वाइट कलर में है, इसको आप फर्दर जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ऑन फर्दर हीटिंग इट विल फॉर्म फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। क्यों फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि इस समय हम Fe की +3 वैलेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से Fe+3 और O-2, दैट इज वाई इट इज Fe2O3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप, ठीक है। अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो जब भी ये रिएक्शन होगी तो आपको बहुत पंजेंट सी स्मेल आएगी। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड की गैस की स्मेल अच्छी नहीं होती है। सो यू हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल आपको आएगी, जो बताएगा कि कुछ सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी लिबरेट हो रही है, ठीक है। सो इट इज़ डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब जो ये फेरिक ऑक्साइड बन के आया है, इसका कलर क्या है, इट इज़ ब्राउन इन कलर, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से कलर्स हैं सारे क्रिस्टल्स के। फिर उसके बाद फेरस सल्फेट वाइट कलर का, फिर ब्राउन कलर का सब्सटेंस आपका फॉर्म हुआ है, ठीक है। इसमें सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सेकेंड एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट का। सो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो, ठीक है, सो व्हेन यू हीट कैल्शियम कार्बोनेट तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड विच इज क्विकलाइन अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कभी भी अगर कार्बोनेट आपके पास रिएक्टेंट में है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलनी है आपको। सो अगेन इफ़ यू सी, यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट था और मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे थे आपके। इसमें एक थर्ड एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट, तो PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। इसको भी जब आप हीट करोगे तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड PbO अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये कैसा होता है, इट इज़ एक्चुअली ब्राउन फ्यूम्स, उसमें से धुआं सा निकलता है ब्राउन कलर का, अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखो कि सिंगल रिएक्टेंट है और मल्टीपल यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। अब इन्हीं रिएक्शंस को आप इस्तेमाल कर सकते हो वहाँ पे जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन हो रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो ये 3 रिएक्शन को आप मिस नहीं कर सकते, इसे करना ही करना है आपको, ओके। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या है कि जब हम वाटर, उसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो वाटर है वो ब्रेक डाउन करता है आयंस में, ठीक है। और जब वो आयंस में ब्रेक डाउन करता है तो हमें कौन सी गैसेस मिलती हैं, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये आपका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है, डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके लिए अगर हम देखें कि अगर आपके पास ये एक बीकर है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि कार्बन से बनी हैं, और इसके ऊपर आपने क्या करा, टेस्ट ट्यूब लगा दी जिसके अंदर आप कलेक्ट कर सको इन गैसेस को, और फिर आपने इसको कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव फॉर एनोड एंड नेगेटिव फॉर कैथोड। तो ये आपकी एनोड हो गई यहाँ पे, और ये आपकी कैथोड हो गई क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे आपका वाटर है, इसके अंदर पूरा आपका वाटर फिल्ड अप है, ठीक है। अब जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो ये वाटर तो यहाँ टेस्ट ट्यूब के अंदर भी होगा। अब इसमें एक चीज़ समझिए कि जो वाटर है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होता है, उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, तो वो इतना अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं करता है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मेक वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 भी डालते हैं, ठीक है। और अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, जो वाटर इस टेस्ट ट्यूब में है वो भी ब्रेक डाउन करेगा आयंस में। तो ऑक्सीजन क्योंकि वो नेगेटिव है, वो कहाँ पे कलेक्ट होगी, इट विल बी कनेक्टेड एट एनोड, और हाइड्रोजन कहाँ कलेक्ट होगी, एट कैथोड, ठीक है। अब एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप देखिएगा कि जो हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हुई है यहाँ पे, ठीक है, उसकी जो वॉल्यूम है वो डबल है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसा क्यों, अगर आप देखो कि अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इट विल बी H2 एंड O2। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेते हैं तो हमें
4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मिलते हैं और 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो इसका रेशियो होता है वो कितना होता है, 2:1। ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात ये चीज़ ये भी है कि अगर हम बात करते हैं कि जो भी हम मेटल्स ऑब्टेन करते हैं, जैसे हम बात करते हैं सोडियम की, ठीक है, सोडियम को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को अगर हम मॉल्टन फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, मॉल्टन मतलब कि एक्वस फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, तो और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये क्या होता है, Na और Cl2 इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। अगेन ये किसका एग्जाम्पल है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं लाइट एनर्जी की। अब लाइट एनर्जी किसकी फॉर्म में हो सकती है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, ठीक है, या फिर वो हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ बल्ब, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं कि हमारे सनलाइट अवेलेबल हो। इन दैट केस हम जो येलो बल्ब होता है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपके 2 रिएक्शंस आती हैं। अब क्योंकि मुझे इसकी PDF आप लोगों को देनी है तो मैं इसको इरेज नहीं कर सकती हूँ। सो सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है, इसमें अगर हम सनलाइट पास करते हैं तो क्या होता है, सिल्वर Ag और क्लोरीन गैस लिबरेट होती है, ठीक है। अगेन इसको बैलेंस करना पड़ेगा, 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। अब जो ये क्लोरीन गैस है ये येलोइश ग्रीन कलर की होती है। सिल्वर आपको पता है कि सिल्वरिश वाइट कलर का है, और ये आपका कैसा है, इट इज़ वाइट इन कलर, ठीक है। इस रिएक्शन को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। अगेन सेम AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इसको इसका कलर की बात करते हैं, इट्स कलर इज पेल येलो कलर का होता है, ठीक है, लाइट येलो का। इसमें वी गेट Ag+Br2, ब्रोमीन गैस लिबरेट होती है, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस इट, ठीक है। सो इट ऑल कम्स इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, किसी को किसी की प्लेस से हटाना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पावरफुल एलिमेंट आता है और वो कंपाउंड से अपने से लेस पावरफुल एलिमेंट को हटा देता है, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। इट इज का ना का मेक अल जन पी सन पप एच को हग AgAU, ठीक है। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। तो हाइड्रोजन से ऊपर ये वाले एलिमेंट्स रिएक्टिव हैं, ठीक है। पोटेशियम सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव है और गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। स्केलेटन क्या होगी, तो स्केलेटन है रिएक्शन है इसकी A+BC, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सपोज ये पॉजिटिव है, कटायन है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो जो B है वो लेस पावरफुल है, लेस रिएक्टिव है देन A। तो जैसे ही A इंट्रोड्यूस होगा, A क्या करेगा, B को किक आउट कर देगा यहाँ से और C से अटैच हो जाएगा। सो इट विल बी AC+B। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एग्जाम में अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है, इनका एक ही मतलब है, ओके। अब हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन सी रिएक्शंस हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको कलर्स पता होने चाहिए कंपाउंड्स के, क्योंकि उसी पे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। जैसे कि सपोज मैंने बात करी पहली रिएक्शन, कॉपर सल्फेट रिएक्टिंग विद आयरन, ठीक है। सो हमें पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट कौन से कलर का है, ब्लू, ठीक है। आयरन कौन से कलर का है, इट इज़ सिल्वरिश, ठीक है। तो अब क्या होता है, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखो, सो आयरन कुछ यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है। सो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो क्या होगा, आयरन जैसे ही इंट्रोड्यूस होगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, आयरन कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा एंड इट विल बी फेरस सल्फेट FeSO4 + Cu, ठीक है। अब फेरस सल्फेट क्यों बोला मैंने इससे, क्योंकि हम इसमें आयरन की +2 वैलेंसी यूज़ कर रहे हैं। तो इट इज़ फेरस सल्फेट, Fe is +2 and SO4 is -2 and that is why it is ferrous sulfate, ठीक है। अभी फेरस सल्फेट कैसा सॉल्यूशन है, इट इज़ ग्रीन इन कलर एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रीन विट्रियल, ठीक है। बात करते हैं कॉपर की। सो कॉपर इज रेड एंड ब्राउन इन कलर। सो ये पहली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, ठीक है। सेकेंडली बात करते हैं दूसरी रिएक्शन की।
तो इस बार हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और हमने साथ में जिंक लिया है, ठीक है, जिंक की स्ट्रिप ली है इस बार। सो अगेन आप देखो कि जिंक कहाँ पे है, इधर, और कॉपर कहाँ है, इधर। सो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक क्या करेगा, इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स पोजिशन एंड विल कंबाइन विथ SO4. सो Zn is +2, SO4 is -2, तो ये कितना हो जाएगा, ZnSO4, ZnSO4 plus copper will be left behind. Okay, again copper sulfate, it is blue in color. जो जिंक होता है दैट इज सिल्वरी वाइट, और जिंक सल्फेट की अगर हम बात करते हैं तो जिंक सल्फेट इज कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है। तो जैसे ही आप वो ब्लू कलर की सॉल्यूशन में जिंक स्ट्रिप आप डालोगे तो धीरे ही धीरे जो आपका जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनना लग जाएगा और ब्लू कलर डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट कॉपर, इट इज़ रेड ब्राउन कलर। ओके, अब देखते हैं थर्ड रिएक्शन। इसमें हमने क्या लिया है, कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है, प्लस इसमें हमने क्या लिया है, लेड विच इज़ Pb। ठीक है, तो Pb अगर देखें लेड वो कहाँ पे, इधर है, और कॉपर कहाँ पे है, इधर है। अगेन लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये क्या होगा, Pb विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स पोजिशन और क्या बनाएगा, PbCl2। ठीक है, अब ये 2 क्यों है, क्योंकि Pb के इसमें लेड जो है उसकी अगर हम बात करते हैं इट इज़ +2 और Cl कितना है, -1, दैट इज़ वाई इट इज़ PbCl2। ठीक है, ये मत सोचना कि यहाँ लगा दिया और एग्जैक्टली ऐसे कॉपी कर दिया, कॉपी नहीं कर रहा है, प्रॉपर फॉर्मूला बना है इसका। उसके बाद कॉपर इज़ लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, आप इनके कलर की बात करते हैं तो कॉपर क्लोराइड कौन से कलर का होता है, इट इज़ अ ग्रीन सॉल्यूशन। ठीक है, अगर बात करते हैं लेड की सो इट इज़ ब्लूइश ग्रे, और बात करते हैं लेड क्लोराइड की सो इट इज़ अ कलरलेस सॉल्यूशन, एंड कॉपर हमें पता ही है रेड ब्राउन। तो ये सारी वो रिएक्शंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में भी इनका रेफरेंस दे रखा है इन एक्टिविटीज़ और इन थ्योरी एवरीथिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, 2 कंपाउंड्स होते हैं जो कि कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में मेजरली आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, मतलब एक प्रोडक्ट जो है वो प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग ऑल, आई एम सेइंग 90% प्रेसिपिटेट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 कंपाउंड्स होंगे, जब वो कंबाइन करेंगे इन रिएक्टेंट्स इट विल गिव यू प्रोडक्ट। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे AB है और CD है, इन्होंने जब कंबाइन किया तो ये सपोज प्लस है, ये माइनस, दिस इज प्लस, दिस माइनस, तो इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस। सो इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस। सो A किससे कंबाइन करेगा, D से, तो इट विल बी AD, और B किससे कंबाइन करेगा, C से, सो इट विल बी CB। ठीक है, इस तरीके से आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो दिस इज रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज प्रोडक्ट साइड। ओके, अब इसके कुछ हम रिएक्शंस देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला है सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2। अगर आपको नहीं पता ये फॉर्मूलेस कैसे बन रहे हैं सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप डिस्क्रिप्शन से केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस की प्लेलिस्ट फॉलो करो एंड यू विल गेट टू नो एवरीथिंग, राइट। अब जो सोडियम है ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, तो बेसिकली ये -2 है और बेरियम भी +2 है, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि भाई इस तरीके से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, अब सोडियम किससे कंबाइन करेगा, क्लोरीन से, और बेरियम किससे कंबाइन करेगा, सल्फेट से। सो इट विल बी NaCl। क्यों, क्योंकि Na कितना होता है, +1 और Cl -1, और Ba और SO4 कंबाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा, BaSO4। ठीक है, क्योंकि Ba होता है +2 और SO4 होता है -2 सल्फेट। ठीक है, सो अभी अगर आप देखो जो ये बेरियम सल्फेट निकल के आया है, इट इज़ अ प्रेसिपिटेट, ये एक प्रेसिपिटेट है विच विल सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन्स भी हो रहा है और प्रेसिपिटेट भी बन रही है। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये प्रेसिपिटेट है ये कौन से कलर की है। So it is white in color. So white color precipitate is formed. Okay. Next is lead nitrate. Lead nitrate means PbNO3 का whole twice. क्योंकि lead होता है Pb is +2, NO3 is -1, तो it is PbNO3 का whole twice reacting with potassium iodide, which is Ki. ठीक है. Again exchange of ions takes place.
तो क्या होता है, Pb I से कंबाइन करेगा और KNO3 से कंबाइन करेगा, तो ये कितना हो जाएगा PbI2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा KNO3, क्योंकि Pb कितना होता है +2 और I कितना होता है -1, सो इट विल बी PbI2। नाउ जो ये PbI2 है इट इज़ अ प्रेसिपिटेट, ठीक है, एंड इट इज़ अ येलो कलर प्रेसिपिटेट। ओके, सो एग्ज़ाम में आ सकता है कि भाई आपको ये रिएक्शन दे दें और आपसे बोले कि भाई ये आप फिलअप करो और ये बताओ कि ये जो है ये कौन से कलर का प्रेसिपिटेट है, तो आप ये लिख सकते हो और बता सकते हो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, ठीक है। अब नॉट ऑल रिएक्शंस आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसी तरीके से अगर आप देखो NaOH विच इज़ अ बेस, इट इज़ रिएक्टिंग विद HCl विच इज़ एन एसिड। सो बेस और एसिड जब ये कंबाइन करेंगे तो ये आपको क्या देते हैं, सॉल्ट इन वाटर। सो H2O यहाँ पे आ गया और Na ने कंबाइन किससे किया, Cl से, इट इज़ NaCl, ठीक है ना। इधर आप देखो कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म हो रही, बट आप देखो ये एक कैसी रिएक्शन है, मतलब NaCl एक सॉल्ट है जो कि न्यूट्रल फॉर्म में है और वाटर इज न्यूट्रल, एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंडर आएगी, ओके। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। मैंने देखा है कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है इसके अंदर। सो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है। ऑक्सीडाइज मतलब कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर उसमें से हाइड्रोजन हट रहा है, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, या फिर क्या हो रहा हो, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, तो आप क्या लिखोगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। सोडियम है सपोज, वो एक मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इट मीन्स सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। जैसे आपने बोला कि Na है, Na जिसका है 2,8,1, इट इज़ लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज़ फॉर्मिंग Na + 2,8, सो इट मीन्स सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, रिमूवल या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लियो भी बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। अभी बात करते हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन मतलब इसी का ही उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपकी रिमूव हो रही हो, या फिर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आप गेन कर रहे हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम कहते हैं GER, GER, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ठीक है। तो ये आपका रिडक्शन आता है। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रही है तो उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन की स्पेलिंग गलत हो गई है। सो अगर कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिडक्शन भी हो रहा तो हम क्या बोलेंगे उसको, रिडॉक्स, ओके। अब हम एक काम करते हैं, एक एक करके थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं और हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में भी और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। सपोज आपके पास है कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पे है हाइड्रोजन, और जब ये हीट हो रहा है तो आपकी रिएक्शन है Cu + H2O, ठीक है। तो अब आप देखो, यहाँ अगर आप देखोगे रिएक्टेंट साइड में तो कॉपर के पास ऑक्सीजन था और यहाँ पे रिमूव हो गया, तो मुझे क्या करना है, सिंपल मैं ये लिखूँगी यहाँ पे क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन लिख दिया, इसका मतलब है कि कैसे रिएक्शन होगी, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है इसका मतलब है रिडक्शन, ठीक है। अगर आपने यहाँ रिडक्शन लिख दिया तो आपको साथ में क्या लिखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा लिखना है, ठीक है। रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन है तो रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सिंपल H2 था और यहाँ पे ये H2O हो गया, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है, दिस इज ऑक्सीडेशन। अगर ये ऑक्सीडेशन है तो उसका उल्टा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, सो दिस विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये तो हमने ट्रिक देख ली, पर अगर हम बात करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, सो ऐसे एजेंट जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, तो कॉपर ऑक्साइड ही रिएक्टेंट के साइड में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से H2O से कंबाइन हो पाया, ठीक है, दैट इज वाई इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बात करते हैं H2 की, तो H2O से कंबाइन करके
H2O बना रहा है, ठीक है। तो H2 एक्चुअली कर क्या रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन को ले रहा है ना, हटा रहा है ऑक्सीजन को, दैट इज़ वाई इट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जहाँ रिडक्शन लिखना है वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहाँ ऑक्सीडेशन है वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। सो कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड है, और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। सिमिलरली H2 इट इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड ये रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट एक और देखते हैं रिएक्शन, ZnO प्लस C, ठीक है। इसने कंबाइन किया तो क्या दिया, Zn प्लस CO, यहाँ पे हमने लिखा हीट, ठीक है। तो Zn, अब यहाँ देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है। अपने यहाँ देखो, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, इट विल बी रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। और यहाँ क्या लिखेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ZnO ही तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, और कार्बन क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, एंड इट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये तो कुछ ऐसी रिएक्शन थी जो आपको दिख ही रही थी कि भाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, हो रहा है, या रिडक्शन हो रहा है, क्या है, ठीक है। अब कुछ ऐसी रिएक्शन आ जाए जिसमें O नहीं हो, तो फिर कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल Na प्लस Cl2 गिव्स NaCl, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ पे तो ऑक्सीजन का कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप खुद देखो, जो सोडियम है उसके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो सोडियम क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और क्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्योंकि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दैट इज वाई इट इज ऑक्सीडेशन, एंड क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज वाई इट इज रिडक्शन। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर। तो आपकी दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सो मतलब क्या होता है, हीट रिलीज होना। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैक्सिमम टाइम आपकी हीट रिलीज होती है, ठीक है, तभी जो आपका बीकर है वो हीट अप हो जाता है। तो इसमें आप बहुत सारी रिएक्शंस है जो हम पढ़ चुके हैं, उसको आप मेंशन कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल आप लिख सकते हो जिंक और H2SO4 वाला एग्जांपल जो हम सबसे पहले पढ़ा था, ZnSO4 प्लस H2, और यहाँ पे हीट एनर्जी आपकी लिबरेट हो रही है। एंडो मीन्स कि अगर आपको किसी तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से आपकी रिएक्शन हो सके, दैट इज मीन्स कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो हर बार उसमें क्या हुआ है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है इन द फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी और इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। सो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें आप एरो के ऊपर हीट लिख रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी लिख रहे हो, वो सब कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब बात आती है करोजन ये हमारा लास्ट टॉपिक ही है, रैंसिडिटी एंड करोजन। तो करोजन क्या होता है, मैम ने बताया था। सो करोजन की सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो है ईटिंग अप ऑफ मेटल, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर और मॉइस्चर। तो क्या होता है, अगर हमारा जो मेटल है उसके ऊपर कोई ऐसी लेयर हो जाती है जो अनवांटेड है, हम नहीं चाहते उस चीज़ को, दैट इज़ करोजन। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें एग्जाम्पल है दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो रस्टिंग और करोजन में डिफरेंस है, ठीक है। करोजन तो बहुत सारे मेटल्स का हो सकता है, ठीक है, एल्यूमिनियम का हो रहा है, मैग्नीशियम का मैं देखा था कि ऑक्साइड की लेयर हो रही है, ऐसे एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है, सिल्वर है उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर हो जाती है, दैट इज़ ऑल करोजन। और रस्टिंग क्या होती है, वो सिर्फ आयरन के ऊपर ही होती है। जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड की लेयर बनती है आयरन मेटल के ऊपर, उसे हम कहते हैं रस्टिंग। उसकी रिएक्शन आप लोगों को याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे, Fe+O2, ठीक है। अब कितने भी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपके हो सकते हैं, तो उसको हमने X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिख दिया। यहाँ पे क्या होगा, Fe2O3.XH2O, ठीक है। अब क्योंकि ये Fe2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, ये 3 है, अगर हमने इसको यहाँ पे 3 लिखा तो ये 6 हो जाएगा, तो इसको हमें 6 हो जाएगा तो Fe या 4 होना पड़ेगा, तो उसको अभी हमें 4 करना पड़ेगा। सो दिस इज द रिएक्शन फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, ओके। नेक्स्ट इज
रैंसिडिटी। रैंसिडिटी मतलब जब आपका फूड रखा हुआ ख़राब हो जाता है, जिसमें ऑयल और फैट की कंटेंट ज़्यादा होती है, तो आपका फूड कैसा हो जाता है, रैंसिड। ठीक है, तो इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है, एरियल ऑक्सीडेशन। जो एयर में आपकी ऑक्सीजन है, जब वो आपकी फूड से रिएक्ट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रैंसिडिटी। सो एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड रैंसिडिटी। सिंपलेस्ट सेंटेंस मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिवेंट इट। तो सबसे ईजीएस्ट चीज़ है इसके अंदर, आप उसको एयर टाइट कंटेनर में रखो। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में रखोगे तो क्या होगा, एयर कांटेक्ट में भी नहीं आएगी आपके फूड से, तो इसलिए ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। या फिर आप इसको इनर्ट गैस से, आप जो भी आपका कंटेनर है, जो भी पैकेट है, उसको इनर्ट गैस से फिल कर दो। ठीक है, जनरली हम कौन सी गैस यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन गैस, जैसे कि हम यूज़ करते हैं अंकल चिप्स में या फिर लेस में। उन सब की जो पैकेट्स होते हैं वो बहुत फ्लफ़ी होते हैं, बिकॉज उनके अंदर क्या होती है, इनर्ट गैसेस होती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि ऑक्सीजन चिप से रिएक्ट ना करे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हम एंटीऑक्सीडेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, अगेन इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। उसके बाद आप अपनी खाने को या फूड को डार्क प्लेस में रखो, उसको सनलाइट में मत रखो। ठीक है, सो कीप योर फूड इन डार्क प्लेस, उससे भी आप ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर सकते हो। और लास्ट जो हम सब यूज़ करते ही हैं, वेरी ऑब्वियस, बाय यूजिंग रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो बाय यूजिंग रेफ्रिजरेटर, आप अपने खाने को अगर रेफ्रिजरेटर में रखते हो तो उसका टेम्परेचर लो होने से आप प्रिवेंट कर सकते हो ऑक्सीडेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो होएगा ही नहीं, रेफ्रिजरेटर से कुछ पॉइंट के ऑफ टाइम के लिए वो प्रिवेंट हो सकता है। ठीक है, सो ये सब कुछ आपका पूरे कोर्स में, मतलब केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस के कोर्स में था। सो दिस वाज ऑल इन डे 1। ठीक है, हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है। आई होप सो कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, सेशन की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो आपके खुद के रिवीजन के लिए। दूसरी बात, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कुछ क्वेश्चंस डालने वाली हूँ। आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को वहीं के वहीं सॉल्व करना है। उसकी सॉल्यूशन भी मैं दूंगी, बट कुछ समय बाद। ठीक है, पहले आप उनको ट्राई करें। अब कल जो डे 2 है उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम इसी चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के, मतलब एसर्शन एंड रीज़न वाले, मल्टीपल चॉइस वाले, 3 मार्क्स वाले, या फिर 5 मार्क्स में अगर पैसेज के स्टाइल में आए तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगेन इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग सेशन। सो लेट्स मीट यू टुमारो। बाय बाय एंड कीप लर्निंग।